करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 11th एंड 12th दोनों आप पढ़ चुके हैं। कंबाइंड 11th एंड 12th के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कौन सा मानते हो? बहुत सारे बच्चों का जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जवाब आप सबसे अलग होगा। सर फिर आप ही बता लो। बिल्कुल मैं बताता हूं। इकाई तथा बीमा। इकाई तथा बीमा में ऐसा क्या है साहब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? 4 पेज का चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट कैसे होगा? कितने सवाल आ जाएंगे? इकाई तथा बीमा में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक बीमे विश्लेषण, त्रुटि और मापन से, या किसी भौतिक राशि का बीमा पूछ लेते हैं, कभी प्रतिरोध का, एलसी का, एल बटा आर का, आप देखे होंगे, धारिता का। 3 सवाल तो पूछे जाते हैं और 3 सवाल पूछे जाएंगे। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकाई तथा बीमा में जो आप थ्योरी पढ़ोगे इसको यूज करके आप कितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर का सवाल, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बीमा विश्लेषण से मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा। डेमो लेक्चर में आपने 1-2 सवाल देखा होगा। तो साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 सवाल करा दूंगा। 45 में से 5 सवाल बीम इकाई तथा बीमा के होंगे। तो बताओ कौन ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम एक बार जब पढ़ते हैं तो हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, बट कई बार रिवाइज करना होता है हमें उस फॉर्मूला को याद रखने के लिए। आज के बाद मैं कहता हूं याद रखना ही नहीं पड़ेगा। सर ऐसा कैसे? फॉर्मूला बीमीय रूप से सही होता है और एक बार बीमा आप समझ जाएंगे, बीमीय रूप से फॉर्मूला को फील करना समझ जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फॉर्मूला मैं कहता हूं जैसा याद है रहने दो, गलत लिखो और गलत को सही करना बीमीय विश्लेषण से मैं सिखा दूंगा। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, स्थिर विद्युत की, चाहे वो धारा हो, रोटेशन हो, गतिकी हो, या फिर मॉडर्न फिजिक्स हो, हर चैप्टर में बीमा विश्लेषण से ही मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। यहां तक कि कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, धारा का, बहुत सारा, गतिशीलता, बहुत कुछ। जब भी मैं कोई फॉर्मूला डिराइव करके यहां पे लिख दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा, तुम खुद से, मैं कराऊं ना कराऊं तो भी खुद से इसको बीमीय रूप से चेक करना। भौतिक रूप से तो समझ आया, मैथमेटिक्स भी सही है, लेकिन बीमीय रूप से सही है या नहीं, आज से आदत डाल लो। पूरे फिजिक्स में हर फॉर्मूले को चेक कर दो साहब, क्योंकि अगर कोई भौतिक राशि बीमीय रूप से गलत हो गया तो हमेशा गलत होगा, सही हो ही नहीं सकता हो। क्या आपको समझ आया ये बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर। वे राशियां जिसको हम माप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि 3 तरह की होती है। मूलभूत, जिनका एक दूसरे के बीच में कोई संबंध नहीं होता, वे स्वतंत्र भौतिक राशि होते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बेटा हिंदी मुझे थोड़ा आता है, कॉपरेट तुम भी करना, सही करके लिख लेना अगर मैं कहीं गलत करूं तो। इनको एक दूसरे के संबंध में व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप समय को द्रव्यमान तथा लंबाई के संबंध में नहीं लिख सकते, धारा को ताप और समय के संबंध में नहीं लिख सकते, पदार्थ की मात्रा को लंबाई और द्रव्यमान और ताप के संबंध में नहीं लिख सकते। साहब ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता। अच्छा तो ये साथ ही होते हैं? हाँ ये साथ होते हैं। कौन कौन सा? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, प्रतिपन्न तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनका इकाई क्या होता है? ऐसा इकाई केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। आपको लग रहा सब आता है, बिल्कुल आपको सब आता है, लेकिन मेरा धर्म है कि बेसिक से एकदम ले चलो, मजा आ जाएगा, आगे देखते जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आज कितनी देर पढ़ाई करी आपने, आप बोलोगे सर 4 घंटे। घंटे क्या होता है सर? घंटे नहीं पता आपको? समय की मात्रा, इकाई। समय की इकाई कौन सा? एसआई, सीजीएस, एफपीएस, कौन सा? सर कौन सा? सेकेंड तो एसआई है, सीजीएस भी सेकेंड होता है, एफपीएस भी सेकेंड होता है, तो ये कौन सा है? ये होता है बेटा प्रायोगिक इकाई। वो इकाई जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उसको प्रायोगिक इकाई कहते हैं। बताओ समय, 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 बेटा आवर, मिनट, ये एसआई सीजीएस नहीं है, ये प्रायोगिक इकाई है। और भी होता है क्या? बिल्कुल सेक, ये समय का प्रायोगिक इकाई है। सर द्रव्यमान का भी होता है? हाँ क्विंटल, द्रव्यमान का ही तो इकाई है। एक जबरदस्त इकाई बताता हूं, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर, सर ये नाम बता रहे हो, इकाई बता रहे हो आप? चंद्रशेखर लिमिट बेटा, चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे निकाला गया है। ये द्रव्यमान का प्रायोगिक इकाई है। इसका मान होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? बेटा जरूरी है, कई बार नीट में कुछ थ्योरेटिकल बातें पूछ लेते हैं।
समझ में आई ये बात? लंबाई का भी कोई मात्रक होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, एक और बता दूं आपको, स्लग। स्लग इज अ यूनिट ऑफ, बताओ किसका यूनिट है स्लग? स्लग किसका यूनिट है बताइए जल्दी से? द्रव्यमान का। समय का क्या होता है? समय का मैं सॉरी लंबाई का, तो लंबाई का मैं बताता हूं बेटा, प्रकाश वर्ष। नाम सुना है क्या? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसका मान कितना होता है? प्रकाश वर्ष का मान होता है 10⁻11 मीटर, नहीं बिल्कुल नहीं, 16 मीटर के आसपास। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU लंबाई का इकाई है, इसका मान होता है कुछ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक होता है पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक भी किसका इकाई है? लंबाई का। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ये कुछ इकाई आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है सर। बीमा क्या होती है? मूलभूत भौतिक राशि को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके घात को हम कह देते हैं उसका बीमा। जैसे द्रव्यमान को m का पावर 1, तो द्रव्यमान का बीमा क्या है? m का पावर 1 ना, ये बीमीय सूत्र है। इसमें बीमा है 1, द्रव्यमान का घात 1, लंबाई का l का घात 1, समय का t का घात 1, केल्विन k का घात 1, एम्पियर, कैंडेला, मोल। ये क्या है बेटा? बीमा है। आपने क्या पढ़ा? इकाई, और ये क्या पढ़ा? बीमा। मूलभूत भौतिक राशि। दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। साहब व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको कहते हैं पहले बताइए? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि वे भौतिक राशि जिसको मूलभूत के संबंध में हम ड्राइव करते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे बेग, बेग को आप लिख सकते हैं बेटा विस्थापन बटा समय। बेग को क्या लिख सकते हैं बोलिए? बेग को लिख सकते हैं आप विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। की बात बताओ, विस्थापन मूलभूत है क्या? हाँ। लंबाई कोई तो विस्थापन कहते हैं। तो इसका बीमा लिखोगे तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा T घात 1, तो बीमा आ जाएगा इसका LT-1। समझ आया बेटा? त्वरण, त्वरण क्या होता है सर? बेग बटा समय। ये तो 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा साहब, ये मैं बेग और त्वरण पढ़ा नहीं रहा भाई, इकाई और बीमा समझा रहा हूं। त्वरण का बीमा क्या होगा? तो बेग मूलभूत तो नहीं है, लेकिन बेग मूलभूत से तो बना है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। ओ हो, तो बेग हो जाएगा आपका LT-1 बटा T, तो ये हो जाएगा LT-2। बल, बल बहुत आसान, बहुत आसान। द्रव्यमान गुना त्वरण बल होता है। द्रव्यमान बोलिए m, त्वरण बोलिए LT-2। कार्य, कार्य 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बल गुना दूरी कार्य होता है। तो बल हो गया आपका MLT-2, और दूरी तो 1L और से गुना करेंगे तो L² हो जाएगा। शक्ति, शक्ति सर ये शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है बेटा कार्य, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य का बीमा ये, समय से भाग दोगे उसको ऊपर ले जाओगे, नीचे से कोई भौतिक राशि को ऊपर ले जाते हो तो उसका घात हो जाता है निगेटिव। जैसे 1/5 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 5 का घात -1 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका ML2T-3। ये शक्ति आ गया। ये जो सारे भौतिक राशि हैं ये आपके भौतिक राशि हैं व्युत्पन्न वाले। सर और भी व्युत्पन्न वाले होते हैं क्या? बिल्कुल, धारिता, प्रतिरोध, कार्य, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये सारे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, प्लैंक्स नियतांक, ये सारे कैसे हैं? ये सारे हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। इनका बीमा क्या होगा एग्जाम में? तो ये भी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले अतिरिक्त भौतिक राशि में पढ़ लेते हैं। सर ये आपने मूलभूत बताया, व्युत्पन्न बताया, अतिरिक्त क्या होता है? वे भौतिक राशियां जो मूलभूत से परिभाषित नहीं होते, ये मूलभूत से नहीं परिभाषित होते, मूलभूत से परिभाषित नहीं होते, परिभाषित नहीं होते। बेटा ये बोर्ड पे मैं पहली बार लिख रहा हूं, इसे राइटिंग गड़बड़ है, 1-2 दिन दे दो बस, बढ़िया हो जाएगा राइटिंग, है ना। मूलभूत से परिभाषित नहीं होते। जितने व्युत्पन्न है वो सारे मूलभूत से बनते हैं, और मूलभूत एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये मूलभूत से परिभाषित नहीं होते। जब मूलभूत से नहीं होते तो मूलभूत में ही रख देते, 7 की बजाय 9 कर देते। अलग से क्यों रखा? अलग से इसलिए रखा, कारण बताता हूं। मूलभूत भौतिक राशि का बीमा होता है, लेकिन इसका बीमा नहीं होता, बीमा नहीं होता, इनका बीमा नहीं होता साहब। अगर इनका बीमा है ही नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि बीमाहीन। इकाई होता है क्या? हाँ इनका इकाई है,
इकाई है लेकिन बीमा नहीं है, इसलिए इसको मूलभूत में नहीं रखा, क्योंकि मूलभूत में जितने होते हैं उनके इकाई और बीमा दोनों होते हैं। व्युत्पन्न जो होंगे वो मूलभूत से ही बनते हैं, इसलिए उसका बीमा होगा। बीमा नहीं भी हो सकता है लेकिन वो मूलभूत से बनेगा, पक्की बात है। ये मूलभूत से नहीं बनता और बीमा भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम अलग से रखते हैं अतिरिक्त भौतिक राशि। कौन का इकाई होता है? रेडियन। आपने 9वीं 10वीं में खूब पढ़ा होगा। ठोस कौन होता है? ST रेडियन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठोस कौन का जब जरूरत पड़ेगा। पूरे फिजिक्स में एक ही जगह इलेक्ट्रोस्टैट में जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। अब जब भी हम कोई मापन लेते हैं, मापन किसी भी चीज को मापते हैं तो उसको N × U से रिप्रेजेंट करते हैं। N क्या होता है? N है परिमाण, N है आपका परिमाण और U है आपका इकाई। किसी भी मापन के लिए मापित की गई परिमाण और उसका इकाई का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। मान लो किसी भी भौतिक राशि के लिए कोई चीज मापा किसी एक इकाई में, तो उसका हो जाएगा N1 U1। अब दूसरी इकाई में उसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा N2 × U2। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कई बार एग्जाम में ग्राफ पूछ लेते हैं बेटा, कैसा ग्राफ? वो कहते हैं कि N तथा U का ग्राफ बनाओ। अगर आप देखो यहां पे तो NU तो आपका नियत होगा। देखो NU × क्या है? कांस्टेंट। अगर आप इकाई बढ़ाओ, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में आओ तो मीटर बड़ा इकाई है, तो मीटर में जो परिमाण होगा छोटा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ। अब एग्जामिनर तुमसे एक कदम आगे, वो कहता है अच्छा ठीक है तुमने बढ़िया सीखा, अब मुझे NU वर्सेस U का ग्राफ बनाओ। ऐसा हो सकता है Y अक्ष पे NU रख दिया और X अक्ष पे U रख दिया, इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। N × U का गुणनफल क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। क्यों? ये तो नियत रखा ही है। N बढ़ाओगे तो U घटेगा, U को बढ़ाओगे तो N घटेगा, लेकिन इनका गुणनफल नियत रहेगा। तो कह रहे हो कि NU को वक्र में प्रदर्शित करो U के सापेक्ष, तो ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा साहब। क्या आपको ये समझ आया बहुत अच्छे से? बिल्कुल ठीक बात है। स्क्रीन को पॉज करके बेटा इसको एक बार लिखिए, स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए। देखिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? ऐसे मैं बोलता हूं 1 न्यूटन = कितना डायन? डायन कितना? तो होता कहते सर हमें तो याद है कुछ 5 -5 कुछ ऐसा याद है। अब सुनो मैं एक तरीका बताता हूं तुम्हें। जब भी इस तरह का कन्वर्जन डायरेक्ट पूछे तो याद रखना कि इकाई अगर बढ़ाऊं तो परिमाण मान घटेगा। बड़ा इकाई कौन है? SI यूनिट, न्यूटन बड़ा है। इकाई को घटाओगे तो मान बढ़ेगा। ये तो -5 हो गया, असल में +5 होता है। बताओ तुम्हें कंसेप्ट समझ आया यहां से? ये आप याद रखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखेंगे। समझ आया? ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि के समूह को मूलभूत भौतिक राशि मान सकते हैं? सर मूलभूत भौतिक राशि तो वही 7 होते हैं। हाँ वो 7 होते हैं, एक दूसरे से व्युत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन उसका डेफिनेशन यूज करके आपसे पूछा है कि इनमें से ऑप्शन 1 में क्या ये तीनों मूलभूत भौतिक राशि का समूह है क्या? ऑप्शन 2 में क्या तीनों मूलभूत भौतिक राशि का समूह है क्या? ये तीनों मूलभूत भौतिक राशि का समूह है क्या? ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? क्या ये सारे मूलभूत भौतिक राशि के समूह है क्या या नहीं है? आप बताएं कैसे निकालेंगे, बताइए बेटा। तो बोलोगे सर त्वरण मूलभूत नहीं होता, संवेग मूलभूत नहीं होता, कार्य में मूलभूत नहीं होता, ऊर्जा भी मूलभूत नहीं होता, चारों गलत है। लेकिन चारों में से एक ऑप्शन सही है। अब तुम्हें बताना है, बहुत मजा आएगा। सही ऑप्शन बताओ क्या होगा? कौन सा होगा यार? मूलभूत भौतिक राशि। थोड़ा सोचो और जवाब दो। सही तो कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि मूलभूत वो 7 होते हैं बेटा, मूलभूत वो 7 होते हैं। यहां पे क्या होता है वो नहीं पूछा है, ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि के समूह को मूलभूत भौतिक राशि मान सकते हैं। और मूलभूत भौतिक राशि मानने के लिए एक रिक्वायरमेंट है जो पूरा करना चाहिए। एक समूह जिसको आप मूलभूत भौतिक राशि मान सकते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे से परिभाषित हो गया तो मूलभूत नहीं होगा। ये इसका परिभाषा है। देखो बल, द्रव्यमान और त्वरण, आप एक काम करो, द्रव्यमान और त्वरण को गुना कर दो, बल बन जाएगा F = ma। मतलब ये एक दूसरे से इसको डिफाइन हो गया, मतलब ये मूलभूत नहीं माना जा सकता। अच्छा सर ये बताओ, तो ये खुद ही एक दूसरे को डिफाइन कर रहा है। आपने थोड़ा पढ़ा होगा, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। अरे यार आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, आवेग को कहते हैं संवेग में परिवर्तन। मतलब ये एक दूसरे को ही डिफाइन कर दिया, तो मूलभूत होगा ही नहीं। मूलभूत मतलब स्वतंत्र, कोई संबंध नहीं एक दूसरे के साथ।
ये देखिए कार्य समय शक्ति। अरे भाई अभी अभी तो डिफाइन किया, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। बताओ शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। मतलब ये गलत हो जाएगा। अबे ऊर्जा, बेग और समय। ऊर्जा को बेग से गुना करोगे समय बनेगा क्या? नहीं। बेग को समय के साथ गुना करोगे ऊर्जा बनेगा क्या? नहीं। बेग बटा समय ऊर्जा बनेगा क्या? नहीं। क्या ऊर्जा गुना समय बेग बनेगा क्या? नहीं। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आप ये मूलभूत, मैं नहीं कह रहा कि मूलभूत है, इसको मैं मूलभूत मान सकता हूं क्योंकि तीनों भौतिक राशि एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। ये आप मान सकते हैं। मूलभूत भौतिक राशि मान सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? ये स्वतंत्र है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। बताओ आपको समझ आया कि नहीं है? बहुत आसान था बेटा ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम में एकदम डायरेक्ट कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि धारिता का बीमा बताओ, पारगम्यता का बीमा बताओ, विद्युतशीलता का बीमा बताओ, सांता गुणांक का बीमा बताओ, धारा लाभ का बीमा बताओ। अचानक से आपके सामने आ जाएगा। सर हमने कोशिश बहुत करी थी याद करने की, लेकिन सर होता नहीं है। तो बोला था किसने तुमसे याद करने के लिए? किसने बोला था? तो सर करे क्या? हर किताब और हर मॉड्यूल के पीछे 25-30 भौतिक राशि दिया होता है और बीमा बड़ा लंबा लंबा लिखा होता है। बहुत लंबा लंबा बीमा लिखा होता है। सर हमको तो बुझाता ही नहीं कि कैसे याद करें। तो मैं बताता हूं ना कैसे याद करें। सुनो बेटा अच्छे से। जब भी तुमसे कोई भौतिक राशि पूछे तो एक बात सोचो कि पूरे फिजिक्स में, ये क्रैश कोर्स है तो मैं थोड़ा मान के चल रहा हूं कि तुम्हें चैप्टर का नाम पता होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूं कि तुम्हें कुछ आता है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं ये जरूर मान रहा हूं कि तुमने कुछ थोड़ा बहुत चीजें, चैप्टर का नाम पता है तुम्हें। तो जितने भी चैप्टर पढ़े हो मूल रूप से उसमें कौन सी भौतिक राशि के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा होगा? सबसे ज्यादा कौन सी भौतिक राशि के बारे में पढ़ा होगा? बताओ सोच के। कुछ भी जवाब दे सकते हो। मैं बताता हूं। मजा आता है यार, क्लास में होते ना मजा आता है एकदम। क्लास में एकदम सामने होते ना, इंटरेक्ट करके पढ़ाते तो मजा होता। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे कुछ भी बताते फिर हम एक दूसरे के साथ मजे करते। लेकिन देखो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। बल और ऊर्जा सबसे ज्यादा पढ़े जाना वाला भौतिक राशि है। सर ये हमें तो नहीं समझ आया, आप बताओ कैसे? बताओ। काइनेमेटिक्स थोड़ा छोड़ दो, उसके आगे चलो। गति के नियम में सिर्फ बल ही तो पढ़ते हो, सारे तरह के बल पढ़ते हो। उसके बाद चैप्टर आता है कार्य ऊर्जा परिमेय, जिसमें ऊर्जा पढ़ते हो। रोटेशन में घूर्णन गति कौन कराता है, घूर्णन गति में ऊर्जा कितनी होती है ये पढ़ते हो। गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय ऊर्जा पढ़ते हो। सॉलिड में ऊर्जा पढ़ते हो। फ्लूइड में भी ऊर्जा नहीं पढ़ते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, सारे ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। एसएचएम में मोशन, कितना फोर्स लगना चाहिए, और सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु का कितना ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब तो पढ़ते हो। वेव में भी ऊर्जा पढ़ते हो। स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो और ऊर्जा पढ़ते हो। धारा में भी सर्किट में किरचॉफ्स लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल पढ़ते हो, चुंबकीय ऊर्जा पढ़ते हो। मॉडर्न फिजिक्स में भी ऊर्जा पढ़ते हो, एटम में, न्यूक्लियस में भी ऊर्जा पढ़ते हो। अच्छा सर किस बात से आप समझाना क्या चाहते हो? मैं ये समझाना चाहता हूं क्योंकि अपने 8 साल के लंबे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है, जब भी किसी बच्चे को बोलो इस भौतिक राशि का बीमा लिखना है, बच्चा सोच में पड़ जाता है कि कौन सा सूत्र यूज करें। मैंने आकाश में पढ़ा है 5 साल, मैं कोटा सर्वोत्तम में पढ़ा है 3 साल। मुझे पता है कि बच्चे को बोलो तो बच्चा घबरा जाता है, ऐसे देखने लगता है बच्चा, ऐसे देखता है। सर वहां पूछ रहा है, ऐसे देखता है। अरे भाई कंसेप्ट पकड़ो और मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना। कुछ बेसिक वाले मैंने यहां पे निकाले हैं। बीमा, बेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, और मैंने सीक्वेंस में लिखा है। सबसे पहले देखो, द्रव्यमान m का घात 1, लंबाई l का घात 1, समय t का घात 1, बेग विस्थापन बटा समय, त्वरण बेग बटा समय। समझ गए फॉर्मूला कैसा है? अब सुनो, द्रव्यमान m का घात 1, लंबाई l का घात 1, समय t का घात 1, बेग lt-1, बेग lt-1, एक और t से भाग दे दो, त्वरण lt-2, त्वरण lt-2, याद रखना पड़ेगा बेटा, सुनो ध्यान से, lt-2, बल mlt-2, कार्य ml2t-2, ml2t-2, शक्ति ml2t-3। ये भी बेसिक याद होना चाहिए। अब इसके बाद 2-4 और भौतिक राशि छोड़ दो, तो जितने भी भौतिक राशि हैं, चाहे धारिता हो या पारगम्यता हो, प्रेरक हो, कुछ भी हो, प्लैंक्स नियतांक हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बल और ऊर्जा।
सिर्फ बल और ऊर्जा का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, मैं दुनिया के किसी भी भौतिक राशि जो फिजिक्स में आता हो, केमिस्ट्री में भी आता हो, उसका बीमा 1 सेकंड में बता दूंगा। और तुम पढ़ते क्या हो? बल और ऊर्जा। तो ये मैं रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने देर से कि जब तुमसे भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का बीमा पूछ रहा है तो उस भौतिक राशि के बारे में नहीं सोचना, आपको यह सोचना है कि कौन से बल में, कौन से ऊर्जा में यह भौतिक राशि आता है। और एक एक करके मैं दिखाता हूं। ये तो बेसिक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बेटा होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये L2 हो जाएगा। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व होगा धारा बटा आयतन, सॉरी धारा बटा क्षेत्रफल। अरे धारा घनत्व होता है ना, धारा बटा क्षेत्रफल, वायर में धारा घनत्व कितना होगा ये पढ़ते अपन। तो A और L-2 ये हो जाएगा। बल, बल तो अपन जानते हैं, अभी पढ़ा है ml2 t-2। कार्य एक बार मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बता देते हैं इसका बीमा। कार्य का बीमा बोलो क्या होता है बेटा? कार्य का बीमा हो जाएगा आपका बल गुना दूरी, तो हो जाएगा ml2 t-2। विद्युतशीलता, अब आए अपन असली में। कोई भी भौतिक राशि पूछ दे, सिर्फ बल और ऊर्जा। विद्युतशीलता याद करो कहां आता है? स्थिर विद्युत की बल में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। सर अब कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखो, एग्जाम में पूछा जाता है और मैं सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रख रहा हूं। 4 पाई का कोई बीमा नहीं होता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को धर ले जाओ, इसका मैं बीमा चाहिए, बचेगा इधर Q² बीमे रूप से, आवेश ही तो है, FR²। और Q को क्या लिख सकता हूं? धारा इंटू समय। क्यों? क्योंकि धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुना समय। तो ये हो जाएगा बेटा A² T² बटा F बोलो ML1 और L2 ये दूरी है, L2 तो L3 ML3 T-2। इसको ऊपर ले जाओगे, ये हो गया M-1 L-3 और T-2 पर जाएगा तो T का पावर 4 A-2, ये आएगा बीमा। तो मैं अगर कहूं कि ये बीमा किताबों से रट लो तो बहुत ही नाइंसाफी है। मैं तुम्हें कहूंगा कि बल का फॉर्मूला जो कि तुम्हें पहले से याद है उससे बीमा आसानी से निकाल लो। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये हमने कब पढ़ा सर? ये आप पढ़ेंगे फ्लूइड में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल। बल का ही तो फॉर्मूला है पृष्ठ तनाव प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल है। तो बल क्या होगा? ml T-2 नीचे क्षेत्रफल L2, तो ये हो जाएगा बेटा m L-3 T-2। ये L2 ऊपर जाएगा, सॉरी ये L से L कटेगा तो L1 बचेगा, तो L-1 हो जाएगा। देखो L2 और L कटेगा तो नीचे L1 आएगा, ऊपर जाएगा तो L-1 आ जाएगा, ये आएगा बीमा। अभी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे नेक्स्ट देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, मैं तो यहां पे पीपीटी इसलिए बना लिया कि जल्दी लिखा हो, नहीं तो क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो कहते तुम बताओ, जो तुम सोच सकते हो वो सोचो और मुझे बताओ, और मैं सिर्फ बल और ऊर्जा के फॉर्मूले से बीमा निकाल दूंगा। आओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ऊर्जा से रिलेटेड, E बराबर 3/2 kBT। तो kB बराबर क्या हो जाएगा सर? ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा का बीमा बोलो ml2 T-2 बटा समय बोलो T। ये ऊपर चला जाएगा तो बीमा होगा ml2 T-3, ये आएगा। बहुत सही सर, बहुत सही। गैस कांस्टेंट PV बराबर nRT, R है गैस कांस्टेंट, तो R इज इक्वल टू होगा PV बटा NT, जहां पे N है पदार्थ की मात्रा और दाब, P है दाब और V है आयतन, ये ऊर्जा बन जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ml2 T-2 बाई नंबर ऑफ मोल इंटू T आपका हो जाएगा केल्विन। ताप है ना बेटा ये, तो ये हो जाएगा केल्विन। जैसे ये T था, अरे रे सॉरी गलत कर दिया यार, सॉरी आई एम सॉरी। ये ताप है तो ये K हो जाएगा। तो इसका जो बीमा बनेगा यहाँ पे, इसका जो बीमा बनेगा, 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट का समय दे दो मुझे, मैं इसको ठीक कर दूं। ये मैंने इसको गलती से T समझ लिया, T समय नहीं है, ताप है ये। तो ये हो जाएगा बेटा ml2, ठीक है, T-2 और K-1, ये है K-1। समझ में आया क्या? गैस कांस्टेंट। तो देखिए ये आएगा, और यहां से बीमा निकाल सकते हो। ये ताप है इसलिए इसको क्या लिखा है अपन ने? K लिखा है। प्लैंक्स नियतांक,
प्लैंक्स नियतांक, ऊर्जा, ऊर्जा और बल। प्लैंक्स नियतांक से तुम्हें यह नहीं सोचना कि प्लैंक्स नियतांक कहां आएगा, तुम्हें यह सोचना है कि ऊर्जा और बल के फॉर्मूले में प्लैंक्स नियतांक कहां आएगा। बताओ, E बराबर HF, तो H बराबर होगा E बटा F। E बोलो सर ये ऊर्जा है, ml2t-2, ये तो रटा ही होना चाहिए क्योंकि ऊर्जा और बल ही तो यूज हो रहा है। ml2t-2 आवृत्ति t-1, ये t-1 और ये t-2 कटेगा तो ऊपर t-1 बचेगा, तो ये बचेगा ml2t-1। अच्छा, कोणीय संवेग का नाम सुना है क्या? अरे भाई मैं कोणीय संवेग पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ नाम तो सुना होगा। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है संवेग गुना दूरी, संवेग p गुना दूरी, और संवेग होता है mb, mbl ये होगा। m का बीमा m और v होता है lt-1 और एक l मल्टीप्लाई है तो l2t-1। सर ये क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? सर ये तो आपने यहाँ पे दो अलग भौतिक राशि लिखी थी, प्लैंक्स नियतांक और कोणीय संवेग, इन दोनों का बीमा समान है, ml2t-1 ml2t-1। IIT, AIEEE, नीट, एम्स में अभी तक 3-4 बार यह सवाल पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से कौन से दो भौतिक राशि का बीमा समान है? प्लैंक्स नियतांक और कोणीय संवेग। क्या दो अलग अलग भौतिक राशि का बीमा समान हो सकती है? हाँ, इकाई समान हो यह जरूरी नहीं, लेकिन बीमा समान होगा, बीमा समान होगा। जैसे कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का बीमा समान होता है। कार्य क्या होता है? बल गुना दूरी, और ऊर्जा का भी बीमा लिखोगे हाफ mv² से लिख लो, हाफ mv² गतिज ऊर्जा होता है ना, वहां से बीमा लिख लो, सेम आएगा, इन दोनों का बीमा सेम है। तो ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो याद रखिएगा, आज से याद रखिएगा या फिर आप निकाल लीजिए, इस तरीके से करिए। क्लियर है क्या? समझ में आया ये बात? अब नेक्स्ट, ये पहले स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, ये स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया क्या? अब नेक्स्ट देखिए, परगम्यता। अब परगम्यता का बीमा कैसे निकालेंगे? परगम्यता का बीमा कैसे निकालेंगे बताइए? अब आप याद करिए कि परगम्यता कौन से फॉर्मूले में आएगा। बच्चों का हालत खराब होता है परगम्यता निकालने में, वो कोई सा भी फॉर्मूला याद करने की कोशिश करता है। तुम्हें कोई सा भी फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको याद करना है वैसा फॉर्मूला बल और ऊर्जा का जिसमें परगम्यता आ जाए। बच्चा कहता है कि सर परगम्यता म्यू ना, सर म्यू तो सर निकाल देंगे, कैसे? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताता है मुझे बच्चा। देखो बच्चा किसका फॉर्मूला बताता है, देखो बच्चा कहता है सर B = हमने पढ़ा है μ0I/r, 2r कुछ भी, तो यहां से μ0 का बीमा निकालने। गलत है, निकल जाएगा, अप्रोच गलत है। सर कैसे? बताओ तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? इसीलिए मैं कह रहा था अलग नहीं भागना। बच्चा कहता है कि सर फिर क्या करें? तो दो धारावाही तार के बीच में जो बल लगता है F = μ0/4π, दोनों धारावाही तार के बीच की दूरी L × R, ये आता है बल, ये तारों में बह रहा धारा है। 4π का कोई बीमा है नहीं, परगम्यता का बीमा देखना मजा आ जाएगा। μ0 = ये बल F, ये लंबाई और ये R कट जाएगा, एम्पियर, ये तो नीचे चला जाएगा a², ये आएगा बीमा। ml2t-2 एम्पियर -2, एम्पियर ऊपर जाएगा -2, ये सॉरी ये आपका ये वाला टर्म बल है ना mlt-2, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -2, ये आएगा बीमा। समझ में आया क्या ये बात? ठीक है, परगम्यता भी अपन ने निकाल लिया। अब है प्रतिरोध। प्रतिरोध का बीमा कौन से भौतिक राशि से निकालना सबसे आसान होगा? याद करो। तो बच्चा कहता है सर प्रतिरोध बराबर हमने पढ़ा हुआ है, सर क्या पढ़ा हुआ है? सर प्रतिरोध बराबर होता है R = ρL/A। अब इसमें रो का बीमा आपको पता है क्या? नहीं सर। तो मैं आपको यह फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी चीज का बीमा पूछे सिर्फ बल और ऊर्जा पे ही आपको जाना है। तो प्रतिरोध का बीमा कैसे निकलेगा? प्रतिरोध का बीमा निकलेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे, H = I²RT। आपको बीमा याद नहीं रखना और फॉर्मूला आपको याद होता है। क्या यहां से बीमा निकल जाएगा? बिल्कुल सर, 200% बीमा निकलेगा, रफ्तार में एकदम निकलेगा। कैसे? ये देखो R, ये H क्या है? H क्या है बोलो? H क्या है? उष्मा। H क्या है बोलो? उष्मा। तो H अपने को उष्मा पता है, और यह है धारा, और यह समय, और धारा मूलभूत होता है। यहां से R का बीमा एक लाइन में निकल जाएगा। सर धारिता, धारिता को कैसे निकालोगे? C। तो C बच्चा कहता है C बराबर सर हम जानते हैं ε0 A/d। बस मुझे यही फील कराना है तुम्हें कि किसी और फॉर्मूले में आपको जाना ही नहीं है। जब आप यहां पे देख रहे हो ε0, C का फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है बेटा, लेकिन जब बीमा निकालोगे तो ε0 बीच में फंसा देगा आपको। तो ऐसे किसी सूत्र में हमें जाना ही नहीं,
जो बल और ऊर्जा का ना हो। हमें जिस भी भौतिक राशि का बीमा निकालना है उसके फॉर्मूले पे नहीं जाना, तो किसके फॉर्मूले पे जाना है? हमें जाना है वो कौन से ऊर्जा और बल के फॉर्मूले मिलेगा। जैसे धारिता, तो धारिता देखना ये कहां मिलेगा, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। बच्चा कहता है सर हाफ CV स्क्वायर यूज नहीं करे क्या? बेटा V क्या है? विभव है क्या? फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं ना, तो क्यू स्क्वायर बाई 2C आवेश, आवेश का तो आवेश का तो बहुत आसान है, धारा गुना समय। तो यहां से C का बीमा बताओ, क्या तुम्हें महसूस हुआ? एक लाइन में आ जाएगा, C इज इक्वल टू यहां जाएगा क्यू स्क्वायर बटा E। क्यू तेरा आवेश और E ऊर्जा, ये कई बार निकाल चुके अपन। सर प्रेरक, प्रेरक बेटा 12वीं क्लास का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, E बराबर हाफ LI स्क्वायर। तो यहां से बड़ा आसानी से आ गया, L बराबर E बटा I स्क्वायर, दैट्स इट। बड़ा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? अच्छा ये इधर आ गया क्या यार? चलो इसको अपन यहां से हटाते हैं क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना। चलो इसको यहां से हटा देते हैं अपन, हटा दिया, बिल्कुल हटा देता हूं। चलो समझ आया क्या? इसको लिखिए पहले ढंग से। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखते हैं कोणीय संवेग। अरे यार अभी लिखा हमने, कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग गुना दूरी। नेक्स्ट है सायनता गुणांक। अरे भाई रायता गुणांक नहीं, सायनता गुणांक। नाम सुना है क्या बेटा इसका? याद करिए, सायनता गुणांक। ये विस्कोसिटी में आता है। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT, ये वेग है, ये आपका ईटा सायनता गुणांक है। तो ईटा बराबर हो जाएगा F बटा RVT। यहां से सायनता गुणांक का बीमा आप निकाल सकते हैं। आपको मैं रटने के लिए नहीं कर रहा हूं, आप धीरे धीरे 11th और 12th जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, फोर्स का और एनर्जी का। उसी फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले से आपको ये निकालना है, ये ध्यान रखना है आपको। उष्मा धारिता बहुत इंपॉर्टेंट। उष्मा धारिता, उष्मा धारिता होता है बेटा कुल दी गई उष्मा प्रति इकाई ताप को बढ़ाने के लिए, ये उष्मा धारिता है। इसका बीमा क्या होगा? उष्मा एक एनर्जी है, तो ये बेटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऊर्जा, तो mL2T-2 बटा ताप को आप केल्विन में लिख दीजिए। विशिष्ट उष्मा धारिता, ये जो विशिष्ट पद है किसी भी भौतिक राशि के पहले आ जाए उसका मतलब होता है प्रति इकाई द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा बेटा आपका Q डेल्टा T इंटू M, ये है आपका विशिष्ट उष्मा धारिता। इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो देखो बेटा mL2T-2 और K-1 ये उष्मा धारिता का है, द्रव्यमान से भाग दे देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊर्जा ये तो अपने निकाल लिया है, ऊर्जा हाफ MB स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। इसका बीमा क्या हो जाएगा? mL2T-2। प्रतिबल, प्रतिबल ये होता है बल बटा क्षेत्रफल से, तो दाब भी होता है, तो प्रतिबल और दाब का बीमा समान होता है। यही पूछेगा आपसे कि कार्य और ऊर्जा का बीमा समान, प्रतिबल और दाब का बीमा समान, कोणीय संवेग और प्लैंक्स नियतांक का बीमा समान। कितना हो जाएगा बीमा बोलो? mL1T-2 बल है बेटा, ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा होता है mL2T-2, बल होता है mL2T और क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा L2। तो बीमा हो जाएगा M, L से L काटोगे, नीचे L बचेगा, ऊपर जाएगा तो L-1, mL-1T-2। और अब एक भौतिक राशि याद करिए, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व ये क्या हो जाएगा? जब भी घनत्व लिखा हो तो प्रति इकाई आयतन होता है, चाहे वो द्रव्यमान घनत्व हो, चाहे आवेश घनत्व हो या ऊर्जा घनत्व हो। तो ये हो जाएगा ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा में 1 L ज्यादा होगा और क्षेत्रफल से आयतन लिखोगे तो 1 L ज्यादा होगा, मतलब बीमा समान आएगा। तो भाई साहब गजब हो गया, प्रतिबल, दाब, ऊर्जा घनत्व, इन तीनों का बीमा समान है, इन तीनों का बीमा समान है। समझ आया? ये स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यंग गुणांक। साहब ये तो अपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। यंग के नियम के अनुसार प्रतिबल, याद करिए, प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? सर प्रतिबल समानुपाती होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। याद आ गया मुझे, विकृति। और समानुपाती नियतांक आपका आ जाएगा प्रतिबल, प्रतिबल बराबर यंग गुणांक इंटू विकृति। विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। तो ये जो विकृति है वो आपका बीमाहीन है। क्यों भाई? तो एक समान भौतिक राशि का अनुपात हो गया। किसी भी चीज का परिवर्तन, जैसे वेग का परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, उसका बीमा वेग के बराबर होगा। समझ में आता है ये बात? चलो साहब ठीक है। तो यंग गुणांक का बीमा क्या हो जाएगा? प्रतिबल
बटा बीमाहीन। और प्रतिबल का बीमा तो अभी अपन ने निकाला ml-1 t-2, यही निकाला है क्या, ml-1 t-2। देखो ml-1 t-2, ओहो हो, मतलब सर यंग गुणांक का बीमा भी प्रतिबल के बीमा के समान है और ऊर्जा घनत्व का बीमा भी इसके समान है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, बल्क गुणांक एक ही जैसा होगा, इसका भी बीमा दोनों समान ही होंगे। तो बहुत सारी भौतिक राशि यहां पे आ गई जिनका बीमा समान होता है। समझ में आया? अब इसको फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे सुनो। ऊर्जा घनत्व होता है हाफ गुना विकृति गुना प्रतिबल। याद करिए, ये जो प्रतिबल है आपका, उसका बीमा ऊर्जा घनत्व के बीमा के समान होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ऊर्जा घनत्व का बीमा प्रतिबल के समान है, और प्रतिबल के समान है और विकृति बीमाहीन है। जब इस सूत्र से कन्वर्ट करेंगे, प्रतिबल बराबर गामा गुना विकृति, तो यहां से प्रतिबल को हम लिख सकते हैं गामा गुना विकृति, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करके दो और फॉर्मूला निकलता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं एक जबरदस्त तरीका बताता हूं याद रखने का। ऊर्जा घनत्व बराबर हाफ विकृति का होल स्क्वायर बटा प्रतिबल। क्या सही है? नहीं, ये गलत है। सर कैसे गलत हो जाएगा? अभी तो कन्वर्ट करा, गलत है। कैसे? बीमे रूप से। ये ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व का बीमा होता है ml-1 t-2, और ये नीचे प्रतिबल आ गया, तो नीचे ये इसका कोई बीमा है नहीं, और नीचे ऊर्जा घनत्व आ गया, तो बीमे रूप से गलत हो गया ना यार। बीमे रूप से क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो सही कैसे हो? अच्छा, यंग गुणांक भी तो था सर, यंग गुणांक तो ऊपर लिख दो, तो ये ऊर्जा घनत्व, यंग गुणांक और प्रतिबल दोनों कैंसिल हो जाएगा। बीमे रूप से एकदम गलत है। कैसे सही लिखते हैं देखो, मैं तुम्हें सही लिख के दिखाता हूं। हाफ गुना, अगर ऊपर विकृति लिखते हैं तो विकृति का होल स्क्वायर गुना यंग गुणांक आएगा। कन्वर्ट करके देख लो, बीमे रूप से सही है। U बराबर हाफ, अगर ऊपर प्रतिबल लिखते हैं अपन, प्रतिबल ऊपर क्या लिखा था अपन ने, प्रतिबल बटा गामा, प्रतिबल का होल स्क्वायर, एकदम सही है। कन्वर्ट करके देख लो, ये दो फॉर्मूला रहा तुम्हारे पास, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये, सब कन्वर्ट करके देख लो कैसे। तो बीमे रूप से गलत और सही का एहसास देखो बस, तुम ये मत जाओ कि ये कैसे निकलेगा। सुनो, प्रतिबल मतलब दो बार ऊर्जा घनत्व का स्क्वायर, और गामा ऊर्जा घनत्व कैंसिल होगा तो एक ऊर्जा घनत्व यहां पे बचा। बीमे रूप से महसूस करने की कोशिश करो बेटा, बीमे रूप से महसूस करने की कोशिश करो। चलो ठीक है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चाल बटा चाल बीमाहीन, क्या हो जाएगा ये? बीमाहीन। उष्मा चालकता, उष्मा चालकता देखिए क्या होता है, dH/dt क्या हो जाएगा? उष्मा बटा समय, KA बटा L इंटू ताप में परिवर्तन ही आएगा। यहां से बड़े आसान से आप K का बीमा निकाल सकते हैं। गुरुत्वीय नियतांक जो कैपिटल G होता है, याद है बेटा? गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G आपको याद है क्या? उसका बीमा कैसे निकालेंगे देखिए, गुरुत्वीय बल F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। भाई साहब पूछते हैं नीट जैसे एग्जाम में, तो G का बीमा क्या हो जाएगा? G बराबर हो जाएगा बल गुना दूरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ml3t-2, बल में एक एल होता है, बटा द्रव्यमान गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान का स्क्वायर नीचे, तो ऊपर ले जाओगे तो ये द्रव्यमान -1 आ जाएगा। ये बीमा हो जाएगा गुरुत्वीय नियतांक का। स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक, ये हो जाएगा बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक 1 बराबर kx। तो k का बीमा आ जाएगा m, l से l कटेगा t-2, ये आएगा बीमा। समझ में आया? बहुत अच्छे से। दक्षता गुणांक, किसी भी चीज का दक्षता गुणांक हमेशा बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है। किसी भी चीज का दक्षता गुणांक हमेशा बीमाहीन होता है। क्यों? क्योंकि दक्षता मतलब होता है आउटपुट बटा इनपुट, सेम चीज का आउटपुट बटा इनपुट। क्लियर है क्या ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व होता है बेटा बीमाहीन। किसी भी वस्तु का घनत्व मतलब द्रव्य का घनत्व बटा जल के घनत्व के सापेक्ष निकालते हैं, तो घनत्व बटा घनत्व होता है विशिष्ट गुरुत्व, तो ये बीमाहीन हो जाएगा। बच्चे से पूछ देता है कि बताओ विशिष्ट गुरुत्व का बीमा क्या होगा, तो घबरा जाते हो, नहीं बेटा बीमाहीन होगा। ठीक, रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्या हो जाएगा? बीमाहीन। बल बटा बल होता है ये। सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा वायु की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का बीमा होता है, लेकिन सापेक्षिक विद्युतशीलता का बीमा क्या हो जाएगा? बीमाहीन। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक होता है घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होगा, और घर्षण बराबर लिखते हैं म्यू एन।
एकदम छोटा छोटा बेसिक फॉर्मूला है। बताओ यहां पे म्यू का बीमा, सर म्यू का बीमा बीमाहीन होगा। धारा लाभ, आप सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, 12वीं के बच्चे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। धारा लाभ आउटपुट धारा बटा इनपुट धारा, धारा लाभ क्या हो जाएगा बोलो, बीमाहीन। सर ये तो बताया नहीं म्यू क्या होगा, अरे भाई बल बटा बल क्या होगा, ये भी बीमाहीन, ये भी हो जाएगा आपका बीमाहीन, समझ आया। विभव लाभ ये भी हो जाएगा बीमाहीन, सारे बीमाहीन है क्या, नहीं। सोलर नियतांक, आओ सोलर नियतांक समझते हैं क्या होता है। सोलर नियतांक होता है कुल ऊर्जा प्रति इकाई, क्षेत्रफल प्रति इकाई समय पे गिरने वाला। तो यहां से देखेंगे कुल ऊर्जा हो जाएगा आपका mL2T-2 बटा L2 T-1। तो ये सोलर नियतांक का बीमा हो जाएगा m, L2 से L2 कटेगा, T है ना, ये T-1 क्यों लिखा है, ये तो T है, सिंपल समय है, ऊपर जाएगा तो T-1, तो ये T-1 और T-2 तो T-3 हो जाएगा। सोलर नियतांक का बीमा होता है ये। बिन्स कांस्टेंट, अब बिन्स कांस्टेंट का बीमा क्या होता है, देखिए बिन्स लॉ क्या है, पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में और उष्मा चालकता में पढ़ेंगे। बिन्स कांस्टेंट होता है B बराबर T/λ, सही लिखा है क्या, असल में ये फॉर्मूला होता है λ = B/T, तो गलत लिखा है। बिन्स कांस्टेंट हो जाएगा λT, सिंपल। लैम्डा बताओ लंबाई और टी बताओ केल्विन, L1 K1 ये बिन्स नियतांक का बीमा है। तो कुछ ऐसे सूत्र आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सब में कहीं ना कहीं ऊर्जा है या बीमाहीन है या बल है, इसी से रिलेट होता है। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको लिखिए, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बीमे विश्लेषण समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इकाई और बीमा के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। मान लीजिए कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये देखिए, कहीं लिखा होगा आपसे इकाई और बीमा, ट्रू और फॉल्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल भी ऐसे बन सकते हैं। कैसे, कई बार तुमसे पूछेगा कि एक भौतिक राशि का इकाई है ना, भौतिक राशि का इकाई है तो बीमा के बारे में क्या कहेंगे। पूछेगा इकाई नहीं है तो बीमा के बारे में क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं फिर से आपको एक बार लिख के दिखाता हूं। दूसरा कैसा पूछा जा सकता है इससे सवाल, आपसे ये पूछेगा बीमा के बारे में बता देगा और इकाई के बारे में पूछेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, बीमा के बारे में बता देगा और आपसे इकाई के बारे में पूछेगा। बोलेगा बीमा है, क्या बोलेगा बेटा, बीमा है, बीमा है, बीमा नहीं है। खूब पूछना है बेटा ऐसा सवाल। अब बताइए, अगर किसी भौतिक राशि का बीमा इकाई है तो बीमा क्या होगा, इकाई नहीं है तो बीमा क्या होगा। पूछेगा बीमा है तो इकाई क्या होगा, बीमा नहीं है तो इकाई के बारे में क्या बताएंगे। अब बच्चे इसमें भयंकर कंफ्यूज होते हैं, ऐसे सवाल अगर आपने देखे होंगे, लेकिन मैं जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो ऐसा समझो कि मैं तुम्हें किसी दिन कहूं कि मेरा जो घर है ना वो चौथे फ्लोर पे है। किस फ्लोर पे है, चौथे फ्लोर पे है, मेरा घर चौथे फ्लोर पे है, तो पांचवें फ्लोर के बारे में क्या कहोगे। सर आपका घर चौथा फ्लोर है तो हो सकता है ऊपर मकान हो या हो सकता नहीं भी हो, समझना थोड़ा। और मैं कहूं कि मेरा घर जो है ना चौथे फ्लोर पे नहीं है, मेरे घर में फोर्थ फ्लोर है ही नहीं, चौथा फ्लोर है ही नहीं, तो पांचवें के बारे में क्या कहोगे। सर जब चौथा ही नहीं तो पांचवा हवा में थोड़ी ना बनेगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, जो इकाई है ना वो भौतिक राशि के लिए बेसिक फाउंडेशन है और इसके ऊपर बीमा बनता है। इकाई बेसिक फाउंडेशन है, इसके ऊपर बीमा बनता है। अगर मैं कहूं कि मेरे घर में फोर्थ फ्लोर है तो पांचवें के बारे में क्या कहोगे, हो सकता है, हो सकता है। मेरी बात सुन, इकाई है तो बीमा हो सकता है, और मैं कहता हूं मैं जहां रहता हूं चौथा फ्लोर नहीं है तो पांचवें के बारे में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब चौथा है ही नहीं तो पांचवा ऊपर कैसे बनाओगे। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए दो चीजें जरूरी होती है, पहले इकाई फिर बीमा। अगर इकाई है तो बीमा हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा। जैसे कौन और ठोस कौन इकाई है लेकिन बीमा नहीं है। अगर इकाई नहीं है तो पक्की बात है बीमा नहीं होगा, अगर इकाई नहीं है तो पक्की बात है बीमा नहीं होगा। बताओ समझ आया। अब मैं कहता हूं मैं जहां रहता हूं वहां पे फोर्थ फ्लोर है
तो थर्ड के बारे में क्या कहोगे? अबे थर्ड होगा तभी फोर्थ बनेगा ना। अगर बीमा है तो इकाई होगा ही, इकाई होगा ही। बीमा है तो इकाई होगा ही। और मैं कहता हूं, मैं जहां रहता हूं फोर्थ फ्लोर नहीं है, नहीं है फोर्थ फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर का बताओ। तो सर चौथा फ्लोर नहीं है, आप चौथे फ्लोर के लिए कंफर्म हो, थर्ड फ्लोर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर मैं कहता हूं चौथा नहीं है तो पांचवा नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला तो हो सकता है ना यार। तो ये बोलो क्या होगा? हो सकता है, हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? एकदम प्यार से बताओ। बहुत जबरदस्त तरीके से बताया, ये बहुत आसान है। बताओ, किसी भौतिक राशि का इकाई है तो बीमा होगा ही नहीं, इकाई है नीचे होता इकाई तो बीमा हो सकता है। किसी भौतिक राशि का इकाई नहीं है तो पक्की बात है बीमा नहीं होगा, पक्की बात है बीमा नहीं होगा। किसी भौतिक राशि का बीमा है तो इकाई हो सकता है, बीमा है, ऊपर वाला है तो पक्की बात है इकाई होगा ही, क्योंकि फोर्थ फ्लोर है तो थर्ड के ऊपर ही बनेगा। बीमा है तो इकाई होगा ही। किसी भौतिक राशि का बीमा नहीं है, बीमा है ही नहीं, फोर्थ फ्लोर नहीं है तो थर्ड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं भी, या नहीं भी। यहां क्या लिखा है? हो सकता है या नहीं भी, या नहीं भी। समझ आया? ये इसके लिए है। स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए बेटा। अब अपने को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना है, ठीक है ना? क्या पढ़ना है अपने को? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहां पे आपको पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है आप एक समान बीमा वाले भौतिक राशि को, एक समान बीमा वाले भौतिक राशि को, कभी कभी मैं जो बोल रहा हूं वो लिख भी लिया करो, एक समान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ घटाव सकते हैं। अगर भौतिक राशि का बीमा सेम नहीं है तो उसको जोड़ घटाव या बराबर में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 सेकंड प्लस 2 मीटर कितना होगा, तो बोले पागल हो गए क्या सर, 4 सेकंड को 2 मीटर में कैसे जोड़ेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं 4 केजी में 2 मीटर जोड़ दो या 2 सेकंड में 6 केजी जोड़ दो, तो सब गलत है। मतलब प्लस माइनस बराबर ग्रेटर देन लेस देन एक समान भौतिक राशि, एक समान बीमा वाले भौतिक राशि के बीच आएगा। एक समान बीमा वाले भौतिक राशि के बीच आएगा, भौतिक राशि के बीच आएगा, बीच आएगा। मतलब इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर दो भौतिक राशि के बीच में प्लस है, अगर दो भौतिक राशि के बीच में प्लस है, मतलब दोनों भौतिक राशि का बीमा समान होगा, तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर अलग अलग भौतिक राशि है तो उनको जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। गुना, तो गुना एक समान भौतिक राशि या असमान भौतिक राशि दोनों के बीच आ सकता है। जैसे आप द्रव्यमान और त्वरण को गुना तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन आप ये थोड़ी ना लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है और उसमें 4 केजी जोड़ दिया। त्वरण में केजी नहीं जुड़ सकता, सेकंड में मीटर नहीं जुड़ सकता, द्रव्यमान में लंबाई नहीं जुड़ सकता। जुड़ना और घटाना एक समान भौतिक राशि के बीच होता है, लेकिन गुना और भाग एक समान या असमान किसी के बीच हो सकता है। यह कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मैं इसको आसान बना के आपके सामने रखता हूं कि जब भी किसी समीकरण में प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, जोड़ घटाओ बराबर लिखा है, इन सब को मिटा के प्लस प्लस बराबर 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 लिख दो। सर नहीं समझ आया क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक समीकरण ऐसा लिखा है, p माइनस ए वी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टी बटा वाई, कुछ ऐसा है, बराबर 1, ऐसा कुछ लिखा है। और मैंने से बोला ये p दाब है और v आयतन है, तो a का बीमा बताओ क्या होगा। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें गुना किससे किया है, सिंपल सी बात है, जहां भी मैं माइनस देखूंगा, जहां भी मैं माइनस देखूंगा उसको बराबर रख दूंगा बीमे रूप से, क्योंकि माइनस दो एक समान भौतिक राशि के बीच ही आ सकता है, एक समान बीमा वाली भौतिक राशि के बीच ही आ सकता है। मतलब कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल लिख दूंगा p बराबर a बटा वी स्क्वायर। तो a का जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा pv स्क्वायर। बहुत आसान है, मैं यही कह रहा हूं, अगर दो भौतिक राशि के बीच में माइनस आया, जोड़ आया, तो पक्की बात है वो दोनों भौतिक राशि का बीमा समान होगा। तभी आप एक समान भौतिक राशि को ही घटा सकते हैं साहब, एक समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं। तो बीमे रूप से जोड़ लगाओ, घटाओ लगाओ या बराबर लगाओ, एक ही बात है। इसको क्यों घटाया, p माइनस ए बटा वी स्क्वायर को क्यों घटाया? क्योंकि दोनों का बीमा सेम रहा होगा। फील आया इस बात का? यह एक बहुत बढ़िया सवाल है, आईटी में पूछा हुआ सवाल है, और देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हो गया।
समझ आया क्या ये बात? अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, बीमाहीन फलन। बीमाहीन फलन क्या होता है? वैसे फलन जिनका बीमा नहीं हो, M0, L0, T0, बीमा हो ही ना, वैसे कैसे फलन होते हैं ध्यान से देखिएगा। ये जो साइन थीटा है, त्रिकोणमितीय फलन, इसमें पूरा का पूरा साइन थीटा और अंदर का थीटा दोनों बीमाहीन होता है। ये जो कोण है ना, कोण, अभी मैंने बताया था कोण बीमाहीन है, इसका इकाई होता है लेकिन बीमा नहीं होता। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा भी बीमाहीन है। तो साइन के अंदर जो थीटा है वो भी बीमाहीन, और पूरा का पूरा साइन थीटा भी बीमाहीन। ये समझिए प्लीज, इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा साइन थीटा बोलो सर बीमाहीन, थीटा बोलो बीमाहीन। समझ आया क्या? अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं सर? बहुत इजी पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। मान लो कोई समीकरण लिखा मैंने, y बराबर a साइन, समझना, साइन अल्फा टी। अल्फा का बीमा क्या होगा? टी तो समझ रहे हो समय है, अल्फा का बीमा क्या होगा? ये साइन के अंदर थीटा के जगह पे रखा है। अल्फा का बीमा क्या होगा? सुनो तुम्हें क्या करना है, देखो अपन ने अभी यही पढ़ा कि थीटा बीमाहीन होता है और थीटा के जगह पे अल्फा टी रखा है, तो तुम डायरेक्ट लिख लो अल्फा टी बराबर 1। सर ये कैसे लिख दिया? अरे भाई अल्फा टी ये बीमाहीन है, तो M0, L0, T0 किसी भी संख्या का घात अगर 0 लगा दो तो 1 होता है। तो कोई भी बीमाहीन चीज है ना, उसको 1 लिख दो। एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, उसको 1 लिख दो, तो अल्फा टी बराबर 1। तो अल्फा बराबर 1 बटा टी, और टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 आंसर। वाह यार, अब मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये जो अंदर थीटा है उसको 1 लिख दिया। और सवाल दिखाता हूं, और सवाल दिखाता हूं। देखो बेटा, y बराबर, समझना, कॉस अल्फा बटा एक्स। अल्फा का बीमा क्या होगा? देखो बेटा, कॉस के अंदर क्या होता है? थीटा। थीटा क्या होता है? बीमाहीन। तो ये थीटा के जगह पे अल्फा एक्स लिखा, अल्फा बटा एक्स लिखा है, तो अल्फा एक्स बराबर बीमाहीन, और बीमाहीन को 1 लिख देंगे। तो अल्फा बराबर एक्स, एक्स दूरी है तो ये हो जाएगा L का घात 1। बस क्या यार, जबरदस्त चीज है यार, और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा और देखो, साइन थीटा की बात करी, एक्सपोनेंशियल, पहले शुद्ध संख्या, शुद्ध संख्या मतलब प्योर नंबर, ये बीमाहीन होते हैं। जैसे मैं लिख दूं y बराबर 10 का घात x, तो पूरा का पूरा ये 10 को हटा के तुम 1 लिख लो, क्योंकि शुद्ध संख्या बीमाहीन होता है घात के साथ। और इसमें जो ऊपर घात लिखा है ये भी बीमाहीन होता है। तो इसमें बताओ बीमाहीन कौन है? x भी बीमाहीन है, और पूरा का पूरा 10 का घात x भी बीमाहीन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x, या मैं ऐसे लिखूं e का पावर अल्फा इंटू टी, ऐसे लिख दो, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे देखो, ये जो पावर है ई का, ये पूरा बीमाहीन होगा। ई का घात होता है पूरा बीमाहीन, और ई का घात ये पूरा मिला के ये भी बीमाहीन होगा। ये पूरा ई का घात अल्फा बीटा ये बीमाहीन होगा। तो अल्फा और बीटा बीमाहीन होगा कि नहीं? तो अल्फा और बीटा का गुणनफल, इनका गुणा बीमाहीन होगा। अल्फा और बीटा का बीमा हो सकता है। सर इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब आप ये समझिए कि ई का जो घात है वो बीमाहीन है, ई का जो घात है वो बीमाहीन है, और ई का घात है कौन? अल्फा नहीं, अल्फा इंटू बीटा। तो आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा का घात -1, अल्फा बराबर बीटा 1 बटा बीटा, और बीटा ऊपर ले जाऊंगा तो बीटा का पावर -1 ही आ जाएगा। क्या समझ आया बोलो? अल्फा और बीटा का बीमा एक दूसरे से उल्टा होगा, तभी गुना करने से ये बीमाहीन हो जाएगा, और ये घात में घात बीमाहीन होता है। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, एकदम सही बात है। तो फटाफट लिखो इसको, एकदम फटाफट लिखो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखो, एक एक सवाल एक एक लाइन में बहुत जबरदस्त तरीके से देखना। बेग बराबर अल्फा टी बीटा एक्स इंटू गामा एक्स टी लिखा हुआ है, सॉरी ये टी है, गामा एक्स टी है, ये प्लस नहीं है बेटा, ये गामा एक्स टी है। तो अल्फा बीटा और गामा का बीमा बताए, जहां पे वी बेग है, अरे वी को यूज करते बेग के लिए, और एक्स दूरी है और टी समय है। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व रहेगी क्या? जब भी तुम्हें समीकरण में प्लस माइनस दिखे उसको हटाओ, सबको बराबर कर दो। सर ये जोड़े में बराबर कर दो इसको, हां, क्योंकि अल्फा टी को बीटा एक्स से इसलिए जोड़ा है
कि अल्फा टी और बीटा एक्स का बीमा बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि v बराबर अल्फा टी बराबर बीटा एक्स बराबर गामा एक्स टी। क्या कर रहे हो सर, ये तो तरीका है यार। इसका मतलब यह हुआ अल्फा, अब इन दोनों को बराबर करो। अरे भाई सीधा इन दोनों को बराबर कर दो ना। तो सर कर दिया, तो अल्फा बराबर वी बाई टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू त्वरण के बराबर। तो अल्फा का बीमा त्वरण के बराबर। ये है बीटा, बीटा बराबर वी बटा एक्स, ये हो जाएगा तेरा टी माइनस वन आवृत्ति के बराबर। गामा बराबर वी बटा एक्स टी, गामा एक्स टी वी बटा एक्स टी, बोलो टी माइनस टू, टी माइनस वन नीचे से टू पर जाएगा, टी माइनस टू एल से एल कटेगा। हा मजे ही आ गए, वाह सर सॉल्व हो गया। चलो ये देखते हैं, एफ बराबर ए रूट एक्स प्लस बीटा टी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत कहां आ रही है भाई, ये ए और बीटा का बीमा अपने को चाहिए, ए और बी का बीमा चाहिए, ए और बी का बीमा चाहिए। क्या करोगे, ये बराबर ये बराबर ये, बस खत्म। अगर इसको मैं प्लस को यहां पे हटा के बराबर कर दूं, सॉल्व हो गया। ए बराबर एफ बटा रूट एक्स मतलब एल का घात हाफ, और बीटा टी बराबर एफ मतलब बीटा बराबर एफ बाई टी। दैट्स इट। बुझाया, अरे कुछ बुझाया। अब आगे देखो, अगर बुझाया तो आगे देखो, v बराबर अल्फा बाई बीटा ई का घात माइनस अल्फा टी। देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये समीकरण देखो तुम, ये समीकरण देखो तुम, v बराबर अल्फा बाई बीटा ई का घात माइनस अल्फा टी। मैं सीधा लिख दूंगा अल्फा टी बराबर एक। सर क्यों लिखा, क्योंकि ई का घात बीमाहीन होता है और माइनस का कोई मतलब नहीं है। अल्फा टी घात है, ये बीमाहीन होगा, बीमाहीन मतलब एक, अल्फा टी बराबर एक, बात खत्म। और ये पूरा का पूरा बीमाहीन है, तो v बराबर अल्फा बाई बीटा। यहां से अल्फा का बीमा आ जाएगा एक बटा टी मतलब टी माइनस वन। और ये अल्फा का बीमा पता चल गया, तो बीटा बराबर होगा अल्फा बटा वी। अल्फा यहां निकाल चुके हैं, रख दो। वाह सर जबरदस्त। आगे देखो, ये रहा साहब v बराबर ए साइन एक्स रूट अल्फा टी। क्या करोगे, ये ब्रैकेट में पूरा का पूरा थीटा है, इसको बराबर एक लिख दूंगा, इसको बराबर एक लिख दूंगा। मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, एक्स रूट अल्फा टी बराबर एक। अभी ये रूट को उधर ले जाने से पहले वन अपॉन एक्स लिख सकता हूं इसको। तो ये देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको देखो क्या लिख सकता हूं, अल्फा बराबर वन बटा एक्स स्क्वायर। सही लिखा है क्या, अरे नहीं लिखा है भाई, ये सही तो नहीं लिखा, मास्टर गड़बड़ कर रहा है, मास्टर को बोलो सही लिखे। अब लिखेगा मास्टर सही। देखो थोड़ा सा गणित तुम भी करते रहो, मैं भी करता रहूं, गणित खेलते हैं। देखो ये वन अपॉन एक्स होगा, रूट को उधर ले जाओगे तो अल्फा टी बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और टी को नीचे ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा, तो अल्फा बराबर वन अपॉन एक्स टी आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा। नेक्स्ट देखो, यदि v बराबर अल्फा बटा बीटा रूट घनत्व, ये बड़ा जबरदस्त है। बीटा और अल्फा का बीमा निकालना है हमें, बीटा और अल्फा का बीमा निकालना है। ये लिखा है, सुनो तुम्हें क्या करना है, ये बराबर ये बटा बटा देश मुझे नहीं मतलब है। इन दोनों को क्यों जोड़ा ये बताओ, यानी क्यों जोड़ा ये बताओ, क्योंकि सर इन दोनों का बीमा बराबर रहा होगा, इन दोनों का बीमा बराबर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं बीटा बराबर रूट डी, बात खत्म। रूट घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसको लिख सकता हूं मैं यहां पे रूट अंडर m बटा आयतन एल का घात 3, बस रूट पूरे में। बीटा का बीमा आ गया। सर ऐसे कैसे कर सकते हो सर, ये बटा में मैं कंसेप्ट जानता हूं, और कंसेप्ट ये कहता है कि किसी दो भौतिक राशि को तभी जोड़ सकते हैं जब उनका बीमा समान हो। तो नीचे रखा ऊपर रखा में मतलब नहीं, सीधा लिख सकता हूं बीटा बराबर रूट घनत्व, बात खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, स्क्रीन पॉज करके लिखो थोड़ा सा, जैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, प्रॉपर पीपीटी बन जाएगा, प्रॉपर ढंग से अपन कर लेंगे। थोड़ा पहला क्लास है बेटा, तो इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूं। अपन क्लासरूम में पढ़ाते हैं, एक साथ 300-400 बच्चे होते हैं, बढ़िया मजे करके पढ़ाते हैं बोर्ड पे लिख के। ये टेक्निकल काम मैं धीरे धीरे सीखूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है ना। अपन देसी मास्टर है भाई, एकदम बिहार वाले देसी मास्टर है अपन। आगे देखो, इसका बीमा निकालना है। ये जो ऐसे ना सांप लगा हुआ है समाकलन, इसका कोई मतलब नहीं होता सर। ये dx, x मतलब लंबाई और dx मतलब लंबाई में परिवर्तन, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई का बीमा तो वही होगा। इसको हटा के आप x लिख सकते हैं, और ये पूरे का बीमा इस एक्स स्क्वायर के बीमा के बराबर होगा। घटाओ इसीलिए किया है,
तो मैं ये पूरा लिखूं या एक बात लिखूं, एक ही बात, ये और ये बेमा समान है तो बी में रूप से एक ही लिखूंगा ना मैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर लिखूंगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, तो एक्स बटा एक्स बराबर 1। सर ये ए का बीमा क्या होगा, हमें पता ही नहीं करना। मैं से ए का बीमा पूछता तो मैं क्या करता कि ए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कर देता। मैं जो लिख रहा हूं ना, कंसेप्ट समझो, आंसर से कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट समझो, मेरी बात बताओ। अगर मैं से ए का बीमा पूछता तो इंटीग्रेशन है कि डिफरेंशिएशन है, बीमा को कोई मतलब नहीं। बीमा को इस बात से मतलब है कि 2x को एक्स स्क्वायर से क्यों घटाया, क्योंकि दोनों का बीमा समान रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x, 2 का कोई बीमा है नहीं, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कटेगा, ए बराबर एक्स, बात खत्म। अब मुझे पूरे का बीमा अगर निकालना है तो मैं यही कहूंगा कि यहां देखो ध्यान से, इसको ना लिख के सिर्फ एक्स स्क्वायर को रहने दो तो एक ही बात है। अरे बेग में से बेग घट सकता है, तो बेग माइनस बेग बराबर बेग, दूरी माइनस दूरी बराबर दूरी, त्वरण माइनस त्वरण बराबर त्वरण, तो इसका बीमा माइनस इसका बीमा बराबर इसी का बीमा इसी का बीमा। बताओ समझ आया कि नहीं है? बस सर समझ आ गया, मजे आ गए सर। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे अपन यहां देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, तब तक तुम नीचे वाला एक बार सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। असल में ये मुझे डिफरेंट स्लाइड पे लेने चाहिए थे सवाल, मैं ये सब सीख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा तुम कोऑपरेट करो, थोड़ा सा मैं सीख जाऊंगा। आगे देखो, आगे देखो, यदि y बल है तथा x बेग है तो dy बाई dx का बीमा क्या होगा। देखना बेटा, d का कोई मतलब नहीं है, ये परिवर्तन को बताता है और परिवर्तन से बीमा नहीं बदलती। तो मैं dy बाई dx को लिख सकता हूं b में रूप से, dy बाई dx को लिख सकता हूं y बटा x, बस। y क्या है, बल, और x क्या है, बेग, तो f बाई v, सिंपल, f बाई v आ जाएगा बीमा आपका dy बाई dx का। अरे d है वो अंतर, y एक भौतिक राशि है और y में परिवर्तन y की भौतिक राशि के बराबर ही होगा ना यार। बेग और बेग में परिवर्तन क्या लिखता है, अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग, तो बेग में से बेग को घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या है, इसमें से ये घटा रहे हो तभी जब बीमा समान है, इसका बीमा माइनस घटाओ इसका बीमा बराबर बीमा, बेग माइनस बेग बराबर बेग। तो जब भी इस तरह से सवाल पूछे तो डी को इग्नोर करो, y बटा एक्स बीमा बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो ये सवाल देखते हैं। y बराबर ए साइन 2 पाई अल्फा बाई टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स बटा बीटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तुमसे पूछेगा अल्फा बटा बीमा का बीमा बताओ, अल्फा इंटू बीटा बताओ, या अल्फा और बीटा का अलग अलग बताओ। तुम्हें क्या करना है, सुनना, ये पूरा बीमा ही नहीं क्या? हाँ सर। ये थीटा की जगह पे रखा है, ये पूरा बीमा ही नहीं क्या? हाँ सर। तो बीमाहीन को बीमाहीन के बराबर रख सकता हूं, चाहे कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बीमाहीन तो बीमाहीन के बराबर होगा ही ना साहब। अच्छा सर, मतलब मैं लिख सकता हूं, देखो 2 पाई का कोई बीमा है नहीं, अल्फा बाई टी, देखना ध्यान से, अल्फा बाई टी बराबर एक्स बटा बीटा। ओके सर, नेक्स्ट क्या, तो अल्फा इंटू बीटा यहां गुना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का बीमा हो जाएगा एक्स इंटू टी, एक्स तेरा लेंथ और टी समय आ गया कई बार बच्चे अल्फा का अलग निकालते हैं, तुम ये भी कर सकते हो, अल्फा बाई टी को 1 लिख लो और यहां से एक्स बाई बीटा को 1 लिख लो। अरे बीमाहीन बराबर बीमाहीन, चाहे वो बीमाहीन कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आए? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, कंसेप्ट अच्छे से सीखते जा रहे हैं आप। अच्छा सर, ये तो हो गया, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां देखना, एक सवाल लिखा है मैंने, अच्छे समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है तो आवर्त काल क्या होगा। यह है बेटा AIPMT 2013 का सवाल, जाके देख लेना। आप कहेंगे कि सर इस सवाल का यहां क्या काम है, ये तो सरल आवर्त गति मतलब SHM का है। यदि सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है तो आवर्त काल बताए। सुनना मेरी बात, अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया, अल्फा है तुम्हारा त्वरण और बीटा है बेटा वेग। अब पूछा है समय बताओ, ये 4 ऑप्शन दे दिया, तो चारों ऑप्शन में से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें समय का बीमा आएगा। क्या डेमो लेक्चर आपने देखा है? नहीं देखा तो एक बार देखिए, उसमें मॉडर्न फिजिक्स का सवाल मैंने कराया था ऐसे ही बीमा से, ऐसे ही कराता जाऊंगा, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। अल्फा बोलो क्या है सर? अल्फा त्वरण है, मतलब LT-2 है। बीटा क्या है सर? बीटा बेग है, बेग मतलब LT-1 है। जब काटोगे तो L से L कटेगा, लेकिन T-2 से T-1 कटेगा तो यहां आ जाएगा आपका T-1। ये तो आवृत्ति आ रहा है, मतलब नहीं होगा। अब बीटा, बीटा मतलब बेग LT-1 और अल्फा मतलब त्वरण LT-2। L से L कटेगा, T-1 से T-2 काटोगे तो नीचे आएगा T-1, ऊपर आएगा तो T आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा गुना करोगे तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि लंबाई बच जाएगा, त्वरण में भी लंबाई, बेग में भी लंबाई, लंबाई नहीं कटेगा। लेकिन तुमसे समय पूछा तो समय वाला ही आंसर सही होगा ना यार, कभी नहीं किया ऐसे सवाल, तो अब सीख लो, अब सीख लो। ये कौन से चैप्टर का सवाल है? गलती से SHM बोल दिया तो कूट दूंगा मैं यहीं पे। कौन से चैप्टर का सवाल है सर? यूनिट एंड डायमेंशन का। बिल्कुल सही बात है, बीटा बाई अल्फा। अरे यार ऑप्शन सेम रख दिया है,
ये असल में बीटा स्क्वायर बाई अल्फा था। सर आप जानबूझ के ऑप्शन चेक कर रहे हो ताकि समय ना है। जाके काम करना, एपीएमटी 2013 मतलब 13 लिख देता हूं, जाके देख लेना, ये उसी का सवाल है और ये समय नहीं आएगा। तो साफ साफ ये सवाल दे देता ना कि अल्फा त्वरण है, बीटा वेग है, तो समय का बीमा बताओ क्या होगा, तो ऐसे निकाल लेता मैं। अरे बुझाया, अरे आया, एसएसएम का था कैसा, आंसर आ गया ना, ये आंसर। एक और सवाल, क्या कराओगे सर, यदि एक कार आनत तल पर गति कर रही ऐसे, सर ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जा रहे हो, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है, ओ हो, आनत कोण थीटा है, बहुत बढ़िया, तो अधिकतम संभव चाल बताए क्या होगा। ऐसे कार चल रही है, अरे बैंक रोड होता है ना, तुमने पढ़ा होगा एनएलएम में। हाँ सर होता है, इसका डेरिवेशन एक पेज का है। सर कौन से चैप्टर में पढ़ा था, एनएलएम के चैप्टर में पढ़ा था, क्या नीट में ऐसे सवाल आते हैं। एआईपीएमटी बोलता हूं या नीट वैल्यू 2015 में देख लेना, 2015 का सवाल है ये। ठीक है सर बताओ ऑप्शन क्या था। अधिकतम संभव वेग का पहला ऑप्शन था v इज इक्वल टू रूट अंडर r बाई जी म्यू प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा, और यही वाला टर्म कई बार रिपीट था, v बराबर रूट अंडर r स्क्वायर जी, ये वाला टर्म रिपीट था। ऑप्शन नंबर 3, अरे भाई तुम जाओ वेरीफाई कर लेना कि मास्टर गलत तो नहीं पढ़ा रहा, देख लेना। एक ऑप्शन और था, कुछ था ऐसे ही, लिख लेता हूं, जी बाई आर, और ये टर्म था। क्या पूछा तुमसे, अधिकतम संभव चाल, क्या पूछा बोलो, चाल, चाल पूछा है। क्या क्या दिया है, घर्षण गुणांक दिया सर, म्यू दिया है सर, आनत तल पे चल रहा है वस्तु सर, ये बैंक रोड पे गति होगा सर। अरे सवाल ही नहीं है एनएलएम का, तो किसका सवाल है, यूनिट एंड डायमेंशन का। कैसे सर यूनिट एंड डायमेंशन का कैसे हो सकता है, तुमसे पूछा वेग और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में वेग का इकाई दिया, कैसे। देखो म्यू और मैंने बोला था त्रिकोणमितीय अनुपात बीमाहीन होता है, तो ये पूरा बीमाहीन हो गया, ये पूरा बीमाहीन हो गया। ये है तुम्हारा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। ये एनएलएम का सवाल है, मैं बीमा का फील दिला रहा हूं बस। ये तुम्हारा लंबाई है और ये त्वरण है, तो चलो रूट अंडर एल बटा एल और त्वरण टी माइनस 2, एल से एल कटेगा, वेग बना ही नहीं, लंबाई ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, आर स्क्वायर जी, ये इसमें 2 लेंथ इसमें 1 लेंथ, वेग ही नहीं बन पाएगा। आर इंटू जी, आर मतलब एल और जी मतलब एल टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल टू टी माइनस 2, मतलब एल टी माइनस 1 रूट हटाओगे, मतलब ये वेग आ गया, मतलब ये सही ऑप्शन आ गया। जी बाई आर में एल से एल कटेगा, ये वेग नहीं बनेगा। बताओ क्या फील आया सर, ये नीट का सवाल था पक्का, जाके देख लो, कल नहीं लिखा क्या, देखो 15। सर ऐसे कर सकते हैं सवाल को, इसीलिए तो बहुत बेसिक से चल रहा था मैं, तुम्हें फील दिला रहा था बीमा का। अब बीमा का उपयोग दिखा, तो बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सिर्फ सवाल करके दिखा। अभी आगे आने वाले चैप्टर में फॉर्मूले का विजुअलाइजेशन करा दूंगा बीमा से ही, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला। कई बार कहते हैं सर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद नहीं होता, मैं बीमा से याद करा दूंगा। सर और कुछ है, बहुत कुछ है, लॉजिक ही लॉजिक है, एमआर बाबा का लॉजिक है, बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। एक सवाल लास्ट, पीपीटी कहाँ है, पीपीटी पे नहीं था, मैं ऐसे ही करता हूं, यहां पे कर लेता हूं, कोई बात नहीं, जगह है। यदि ए तथा बी का बीमा समान नहीं है, का बीमा समान नहीं है, ए तथा बी का बीमा समान नहीं है, अलग अलग बीमा है दोनों का, ठीक है सर, तो क्या कहना चाहते हो, सही ऑप्शन बताओ। क्या मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं, क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी लिख सकता हूं, क्या मैं ए बटा बी लिख सकता हूं, क्या मैं ए माइनस बी बटा बी लिख सकता हूं। तो सुनो, अगर इनका बीमा समान नहीं है तो आप इसको घटा नहीं सकते, गलत हो गया, आप घटा नहीं सकते, कैसे घटा देंगे, बीमा अलग है तो। आप इसको जोड़ नहीं सकते, गलत हो गया, मतलब पहला और चौथा ये डी हो गया, ये गलत है, ठीक है। भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल आप उसको भाग दे सकते हैं, भाग देने में कोई बुराई नहीं है, भाग दे सकते हैं, मतलब ये सही है। सर अब दूसरा बताओ क्या होगा। देखो ए और बी का बीमा असमान है, लेकिन ए स्क्वायर और बी का बीमा समान हो सकता है ना सर, मतलब ये ऐसे एग्जांपल देता हूं, मान लो ए तेरा लंबाई और बी क्षेत्रफल है, तो दोनों का बीमा अलग है। अब ए स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर और बी क्षेत्रफल, तो बीमा बराबर हो गया। तो ए और बी का बीमा अलग है, उनको आप जोड़ और घटा नहीं सकते, लेकिन ए स्क्वायर को और बी को तो जोड़ घटा सकते ही है ना, तो ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा, सही हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बेटा, बी में विश्लेषण का ये 3 बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है तो बीमा विश्लेषण से आवर्तकाल निकाले। बीमा विश्लेषण से T आवर्तकाल निकाले G और L के संबंध में। ऐसा सवाल आप अपने जीवन में देखे होंगे। बहुत बढ़िया। यदि लंबाई तथा त्वरण को मूलभूत मान ले, भाई ये मूलभूत है नहीं, अगर मान लूं तो समय का बीमा इनके संबंध में बताए। ये अलग सवाल हुआ कि सेम सवाल हो गया? सर अलग सवाल है। वो कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल की तो बात ही नहीं करी इसमें तो समय बोल रहा है। सरल लोलक का आवर्तकाल सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, तो बी में विश्लेषण से सरल लोलक का आवर्तकाल एल तथा जी के संबंध में बताए। और यह कह रहा है कि लंबाई और त्वरण को मूलभूत भौतिक राशि मान लो तो समय का बीमा बताए। ये दूसरा सवाल। तीसरा, यदि लंबाई का इकाई 5 मीटर है, आज से मैं नया सिस्टम ऑफ यूनिट में लंबाई को 5 मीटर बोलूंगा और 5 मीटर के संबंध में हर चीज का लंबाई बताऊंगा। अगर मुझे 10 मीटर की लंबाई बतानी है तो मैं बोलूंगा 2 गुना 5 मीटर। 5 मीटर मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है और त्वरण का इकाई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान ले तो समय का इकाई क्या होगा? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल। ये तीनों सवाल अलग है कि एक है? एक बात बताओ, काश तुम सामने होते तो मजा आ जाता। ये एक है कि अलग है? बताओ। सर सवाल तो तीनों अलग है और मैं तुम्हें बताऊंगा तीनों का सॉल्यूशन सेम है। तीनों का सॉल्यूशन सेम है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। कैसे करेंगे? तो बीमा विश्लेषण कहता है कि समय निर्भर कर रहा है लंबाई पे, तो L का पावर A मान लो, और त्वरण G का घात B मान लो। सर इसको गुना कैसे किया और A और B क्या है? A और B मैंने घात माने। A का मान यदि 1 आ गया तो L होगा, 2 आ गया तो L स्क्वायर होगा, हाफ आ गया तो रूट होगा, ऐसा मान लिया। अब बीमा कहता है कि ये दोनों पे निर्भर करा, A और B कोई नियत मान लिया। इधर समय और इधर क्या है? लंबाई का घात 1, और त्वरण मतलब L T-2 का घात B। अरे सर ये A था, हाँ A है, बिल्कुल सही है, उधर T है। तो अभी भी उधर क्या रहेगा बोलो बेटा? T, और L का घात क्या आ जाएगा? A प्लस B, और T का घात क्या आ जाएगा? -2B। बेटा L का घात A और L का घात यहाँ पे देखो B, तो घात ऐड हो जाएगा, बेस समान हो तो। अब इन दोनों को बराबर करोगे तो इधर तो L है ही नहीं, तो L का घात 0 मान लो। इनका घात इधर और इधर बराबर होना चाहिए, तो A प्लस B बराबर 0, तो A बराबर -B, एक समीकरण आया। और -2B बराबर T का घात 1 है, तो B बराबर हो जाएगा -1/2। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका मान रख दो, समय आ गया, समय आ गया। समझ आया क्या? T बराबर क्या हो जाएगा? B का घात -हाफ और A का घात हाफ। तो फाइनली मैं यहाँ पे समय अगर लिखूँ तुम्हारे लिए, तो समय बराबर आ जाएगा, देखना बेटा यहाँ पे समय बराबर आ जाएगा T बराबर रूट अंडर, हाफ का मतलब होता है रूट, L का घात हाफ, तो L ऊपर और G नीचे, T बराबर रूट अंडर L/G आ गया। सर तो पहला सवाल है। दूसरा बताओ। दूसरा यही है ना, सेम है। यहाँ पे L को लंबाई बोलो तो को A बोल देना। सर तीसरा बताओ। तो पहले अगर लंबाई का इकाई 5 मीटर है और त्वरण का इकाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लंबाई 5 मीटर और त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो समय का बीमा क्या होगा? तो ऐसे समझो कि समय का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले समय का सूत्र लंबाई और त्वरण में निकालना पड़ेगा, और वो ये बीमा विश्लेषण से निकला। फाइनल आ गया। यहां पे लंबाई रख दो तुम 5 मीटर और त्वरण रख दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रूट अंडर 5/2 आंसर आ गया। ये सवाल भी सॉल्व हो गया। बेटा सवाल अलग सॉल्यूशन एक, सवाल अलग सॉल्यूशन एक। नॉर्मल जो किताबों में देखोगे या नया टीचर पढ़ाना शुरू करता है, तीनों सवाल 3 जगह कराता है, बच्चा भयंकर कंफ्यूज। 3 चीज सीखा बे रामलाल, तूने एक ही चीज सीखा। रामलाल एक ही चीज सीखा, बीमा विश्लेषण का अनुप्रयोग। नीट में से सवाल आते हैं क्या? खूब आते हैं बेटा, नीट में से सवाल खूब आते। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।